चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफ़र करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कविताएं, सिक्के या फिर पुराने ज़माने के यात्रियों की लिखी बातें, हमें भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानी सुना सकती हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से। सोचिए, एक स्टूडेंट है, नाम है अरविंद। उसे अपने स्कूल के प्ले में एक राजा का रोल मिला है। अब ये कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है, ये एक जबरदस्त योद्धा है, पर साथ ही कमाल का संगीतकार और कवि भी है। अब अरविंद सोच में पड़ गया, ऐसा कौन सा राजा था? तो कौन थे ये रहस्यमयी राजा? ये थे गुप्त वंश के सबसे मशहूर शासकों में से एक, समुद्रगुप्त। और ये बात है आज से करीब करीब 1700 साल पहले की। हाँ, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें उनके बारे में ये सब पता कैसे चला? मतलब 1700 साल पुरानी बात है, तो इसका पहला सुराग हमें मिलता है एक खास किस्म के शिलालेख से। इतिहासकार इन्हें कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में या तारीफ में। तो ये एक तरह से राजा की तारीफ में लिखी गई लंबी लंबी कविताएं होती थीं, जिन्हें दरबारी कवि लिखते थे। और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, वो उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी, और इसे खुदवाया गया था एक अशोक स्तंभ पर। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन प्रशस्तियों में राजा की तारीफ मतलब खूब बढ़ा चढ़ाकर की जाती थी। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिखा है कि उनका शरीर युद्ध में लगे सैकड़ों घावों के निशानों से ढका हुआ था, और इन्हीं घावों की वजह से वो और भी सुंदर दिखते थे। सोचिए कैसी बात है। तो इस प्रशस्ति से ये तो साफ हो गया कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विद्वान, एक बेहतरीन कवि और संगीतकार भी थे। और तो और उनके जमाने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। बस यहीं पर अरविंद की वो पहेली सुलझ जाती है कि एक राजा योद्धा भी हो सकता है और संगीतकार भी। अब ये जो प्रशस्ति है ना, ये सिर्फ तारीफों का पुल नहीं है, ये तो एक तरह से एक पॉलिटिकल मैप जैसा है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए कितनी स्मार्ट रणनीतियां अपनाई थीं। हरिशेन ने इसमें 4 तरह के राजाओं और उनके लिए समुद्रगुप्त की 4 अलग-अलग पॉलिसियों के बारे में बताया है। मतलब कुछ को तो सीधे सीधे हराकर उनका राज्य अपने में मिला लिया, दक्षिण के कुछ राजाओं को हराया पर फिर उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया, बस वो अधीनता स्वीकार कर लें। कुछ पड़ोसी राज्यों ने तो खुद ही तोहफे भेजकर दोस्ती कर ली, और कुछ दूर के राजाओं ने तो अपनी बेटियों की शादी का प्रस्ताव भी भेजा। इससे उनकी जबरदस्त राजनीतिक समझ का पता चलता है। लेकिन देखिए, इतिहास को समझने के लिए सिर्फ एक सुराग काफी नहीं होता। पूरी तस्वीर जानने के लिए हमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे उस दौर के दूसरे राजा और दूसरे तरह के सबूत। चलिए अब एक और राजा की बात करते हैं, हर्षवर्धन की। ये समुद्रगुप्त के बाद हुए, करीब 1400 साल पहले। अब इनके बारे में जानकारी प्रशस्ति से नहीं मिलती, बल्कि मिलती है उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की लिखी बायोग्राफी से और एक चीनी यात्री ह्वेनसांग के लिखे यात्रा वृतांत से। और इन पुराने लेखों में कभी-कभी बड़ा ही मजेदार शब्दों का खेल भी देखने को मिलता है। जैसे जब हर्षवर्धन को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, तो पुलकेशिन के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा कि अब हर्ष में हर्ष नहीं रहा। मतलब हर्षवर्धन, जिनका नाम हर्ष यानी खुशी था, अब वो खुश नहीं थे। है ना कमाल का तंज? ठीक है, ये तो हो गई राजाओं और लड़ाइयों की बातें। पर उस जमाने में आम लोग कैसे रहते थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? तो देखिए, उस दौर में सेना रखने का तरीका भी बदल रहा था। कई राजा सामंतों पर निर्भर हो गए थे। ये सामंत एक तरह के मिलिट्री लीडर होते थे। राजा उन्हें सैलरी नहीं देते थे, बल्कि जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देते थे। सामंत उसी जमीन से टैक्स वसूलते और अपनी सेना का खर्चा चलाते थे। और जब कोई राजा कमजोर पड़ता, तो यही सामंत खुद को आजाद घोषित कर देते थे। बाणभट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि जब राजा की सेना चलती थी, तो ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया धूल में समा गई हो। सोच कर देखिए, हाथियों की फौज गांव वालों की झोपड़ियों को कुचलती हुई निकल जाती थी और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती थी। आम लोगों के लिए यह कितना भयानक रहा होगा। उस समय के समाज में जो बंटवारा था, वो भाषा में भी साफ दिखता है। जैसे कालिदास के जो मशहूर नाटक हैं, उनमें राजा और ब्राह्मण तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन आम लोग और यहाँ तक कि महिलाएं भी प्राकृत भाषा बोलती थी। मतलब भाषा से ही पता चल जाता था कि कौन किस तबके से है। और एक और चीनी यात्री फाहियान उस समय के समाज की एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं। वो लिखते हैं कि कुछ लोगों को अछूत माना जाता था।
और जब इन लोगों को शहर या बाजार में आना होता था तो उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा बजाना पड़ता था ताकि आवाज़ सुनकर दूसरे लोग उनसे दूर हो जाएं और उन्हें छूने से बच सकें। ये दिखाता है कि समाज में कितनी गहरी खाई थी। तो इन सब बातों से हम एक बहुत बड़े सवाल पे पहुंचते हैं। इतिहास आखिर लिखता कौन है और किसकी कहानी बताई जाती है? हमारे पास जो भी सुराग हैं, प्रशस्ति हो या बायोग्राफी, वो ज्यादातर ताकतवर लोगों, राजाओं महाराजाओं की कहानी कहते हैं। पर उन करोड़ों आम लोगों का क्या? उनकी जिंदगी, उनके सुख दुख की कहानियां कहाँ हैं? शायद उनकी आवाज़ें इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गईं।